NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बात की थी। राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर लिस्ट में से डिलीट किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने फिर कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में यही हो रहा है। राहुल ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। हमें नहीं पता कि कुल कितने वोट डिलीट किए गए। इन्हें डिलीट करते समय गलती से मामला पकड़ में आ गया। उन्होंने कहा, हुआ यूं कि वहां की एक बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट डिलीट हो गया है। उसने जांच की तो पाया पड़ोसी ने वोट डिलीट किया था। BLO ने उससे बात की। जब उसने अपने पड़ोसी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई वोट डिलीट नहीं किया। यानी ना तो जिस व्यक्ति ने वोट डिलीट किया और ना ही जिसका वोट डिलीट हुआ, दोनों को इस बारे में कुछ पता था। असल में किसी और ताकत ने सिस्टम को हाईजैक करके ये वोट डिलीट किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 63 साल की गोदाबाई का वीडियो दिखाया गया। इसमें उन्होंने कहा, मेरा वोट डिलीट किया गया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन बनाया गया। 12 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक रक्षा समझौते पर साइन किया। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन भी डेवलप किया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। इसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को इसकी जानकारी पहले से थी। शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी पहुंचा है। जिस वक्त इस रक्षा समझौते पर साइन किए जा रहे थे तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां मौजूद थे। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि ये समझौता किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले गहरे सहयोग का आधिकारिक रूप है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा एक बार फिर भारतीय रंग में रंगी दिखी। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन का। दुबई स्थित इस प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारत पर शनिवार रात मोदी की तस्वीरें और जन्मदिन की शुभकामनाएं रोशनी के शानदार शो के साथ प्रदर्शित की गई। बुर्ज खलीफा की चमचमाती दीवारों पर PM मोदी की तस्वीरें जगमगाई तो वहां मौजूद भारतीय समुदाय में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। दुबई और खाड़ी देशों में बसे लाखों भारतीयों के लिए ये पल बेहद खास था। जैसे ही बुर्ज खलीफा पर हैप्पी बर्थडे PM मोदी और प्रधानमंत्री की तस्वीरें उभरी, वहां मौजूद लोग झूम उठे। सोशल मीडिया पर भी इस नज़ारे के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में शुमार किए जाते हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर पहचान बनाई है, बल्कि प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव भी मजबूत हुआ है। दुबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर बुर्ज खलीफा का इस तरह सजना इस बात का सबूत है कि PM मोदी की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं है। विवादित इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर पिछले दिनों एक खबर खूब वायरल हुई थी।
कि वह एड्स की बीमार से पीड़ित हैं और मलेशिया के पेटालिंग जया के सनवे मेडिकल सेंटर में भर्ती हैं। उनकी बीमारी की ये खबर फर्जी थी, ये दावा अब जाकिर नाइक ने किया है। इस्लामिक स्कॉलर ने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा है कि वह पूरी तरह से फिट हैं। मलेशिया के अस्पताल में उनको भर्ती कराए जाने वाली खबरें फर्जी थी। इस तरह की सोशल मीडिया की खबरों पर विश्वास ना करें। जाकिर नाइक ने कहा कि दुर्भाग्य से मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी उनकी बीमारी से जुड़ी फर्जी खबर को खूब दिखाया। इस तरह की खबरें देखने के बाद बहुत से लोगों ने उनको फोन और मैसेजेस भी किए। इसके साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ की। उन्होंने ऊपर वाले से खुद को हेल्दी रखने की दुआ की जिससे वह खुद का मैसेज लोगों तक पहुंचा सके। खुद को सेहतमंद बताने के साथ ही जाकिर नाइक ने कुछ और वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें वह बंजी जंपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य वीडियो में वह ऊंचाई से पानी में छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद गैंग लीडर रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को धमकी दी है। गोदारा ने फेसबुक पर लिखा, हमारे जो 2 शूटर्स मारे गए हैं हम इसका बदला लेंगे। ये एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं है, शहीद हुए हैं। हम वो काम कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं है। दरअसल 11 और 12 सितंबर को बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई थी। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर गाजियाबाद में 2 शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया। इनकी पहचान हरियाणा निवासी अरुण और रविंद्र के रूप में हुई थी। मारे गए दोनों शूटर पेशेवर थे। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के सदस्य थे। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था। इसके अलावा 11 सितंबर को फायरिंग करने वाले शूटर बागपत निवासी नकुल और विजय अभी फरार हैं। मंडी से हाल ही में सांसद बनी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों मनाली के अपने रेस्टोरेंट की कम बिक्री से परेशान है। हाल ही में मनाली दौरे के दौरान उन्होंने अपना दर्द वहां मौजूद लोगों और मीडिया से साझा किया। कंगना के मुताबिक उनके रेस्टोरेंट की एक दिन की बिक्री केवल 50 रुपए रही, जबकि स्टाफ की सैलरी और अन्य खर्च 15 लाख तक पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत आपदा के बाद मनाली पहुंची थी। वे यहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर रही है। मनाली पलचान गांव में हुई तबाही को उन्होंने देखा। कंगना रनौत ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा, मैं भी हिमाचली हूँ और यहीं की रहने वाली हूँ। लोग मुझसे सहायता मांगने आते हैं लेकिन मेरा दर्द भी समझो। मैं एक सिंगल वुमन हूँ। मेरे रेस्टोरेंट की सेल सिर्फ 50 रुपए है और खर्च 15 लाख। केंद्र सरकार ने आपदा के लिए 10,000 दिए हैं। कंगना इस दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात कह रही थी। इस घटनाक्रम से पता चलता है कि एक तरफ जहां कंगना राजनीति में नई पारी की शुरुआत कर रही है, वहीं उन्हें अपने व्यवसाय से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है, जहां लोग उनके दर्द को समझने और उनकी व्यावसायिक समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं की जांच के लिए कोटा शहर और ग्रामीण इलाकों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों में बेतरतीब व्यवस्था और शिक्षकों की लापरवाही देखकर वह आग बबूला हो गए। एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई, जिससे शिक्षा विभाग की पोल खुल गई। मंत्री के दौरे के दौरान ब्रिजराजपुरा के सरकारी स्कूल में कई शिक्षक अनुपस्थित मिले। एक शिक्षक तो स्कूल में मोबाइल चलाते पकड़ा गया। मंत्री के काफिले को देखते ही स्कूल में हड़कंप मच गया और कर्मचारी व्यवस्था सुधारने में जुट गए। गुस्साए मदन दिलावर ने तुरंत शिक्षक का मोबाइल जब्त कर लिया और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने स्कूलों में साफ सफाई की स्थिति को भी खराब पाया। एक सरकारी स्कूल में गंदगी और अव्यवस्था को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। स्कूलों में रखे रजिस्टरों की जांच की तो उपस्थित पीटीएम और अन्य रोजमर्रा के रिकॉर्ड अधूरे मिले। स्कूल प्राचार्य से पौधारोपण के बारे में पूछने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दिलावर ने स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाने और पौधारोपण को बढ़ावा देने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने प्राचार्य और शिक्षकों को स्कूलों में बच्चों की डायरिया तक व्यवस्थित रखने में लापरवाही पर फटकार लगाई।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर तलब किया गया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा गया। अजमेर स्थित आना सागर झील वेटलैंड पर अवैध रूप से निर्मित 7 अजूबों की अंतिम ढांचा पीसा की झुकी हुई मीनार को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इस मौके पर मीनार को गिराने के बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने जय श्री राम और बालाजी महाराज की जय के नारे लगाए, फिर तालियां बजाकर और एक दूसरे से हाथ मिलाया। मीनार को गिराने की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद 2022 में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बने 7 अजूबों में शामिल ताजमहल, आईफिल टावर और पीसा की झुकी हुई मीनार की प्रतिकृतियों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके लिए सरकार ने मार्च 2025 में हलफनामा दिया था कि 6 महीने के अंदर अवैध निर्माण हटा दिए जाएंगे, जिसकी समय सीमा 17 सितंबर को पूरी हो गई। हालांकि अभी तक इसके लिए कोर्ट में कोई हलफनामा पेश नहीं किया गया है और ना ही सुनवाई के लिए कोई नई तारीख तय की गई है। करीब 12 करोड़ की लागत से बने 7 वंडर प्रोजेक्ट के ध्वस्त होने के बाद शहरवासी प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। रोम का कोलोसियम, मिस्र के पिरामिड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्राइस्ट द रिडीमर और एफिल टावर पहले ही तोड़े जा चुके थे। अब अंतिम प्रतीक पीसा की मीनार भी जमींदोज हो गई। आम नागरिकों का कहना है कि टैक्स के पैसों से बने इस प्रोजेक्ट का इस तरह अंत होना जनता के साथ अन्याय है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे पार्टी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की। मदन राठौड़ ने बांसवाड़ा में परमाणु बिजली घर का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा पूरे क्षेत्र में बिजली की समस्याएं खत्म हो जाएगी। उद्योग, किसान और व्यापार सभी के लिए बिजली मिलेगी। इससे कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जमीन की कीमत से 4 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। विरोध करने वाले लोग सिर्फ भोले भाले लोगों को गुमराह कर अपनी राजनीति कर रहे हैं। साथ ही जीएसटी रिफॉर्म पर कहा कि खाने पीने की चीजों पर टैक्स फ्री या कम कर दिया गया है। विधानसभा में कैमरे के मामले पर चल रहे विरोध पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये कैमरे नई विधानसभा बनी तब से लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी ये बात पता है। इसमें नई बात क्या है? लेकिन जिस तरह से विधानसभा स्पीकर पर आरोप लगाए गए, ये पूरी तरह से गलत है। स्पीकर विधानसभा का मुखिया होता है और उसके पास सुरक्षा को लेकर स्वयं अधिकार है। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर कहा कि सरकार ने पहली बार इसे कानून बनाया है। अब कोई भी व्यक्ति लालच देकर, दबाव बनाकर, ब्लैकमेलिंग या शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर नाटक करके धर्म परिवर्तन करवाता है तो कार्रवाई होगी। ये पूरी तरह से अनैतिक होगा और उसे आर्थिक और कानूनी दंड भी मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान ने राज्य की भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। पठान ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कहा कि ये सरकार शिक्षा, रोजगार के मामले में तो विफल रही है, अब खिलाड़ियों के हितों पर भी कुठाराघात कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाड़ियों के प्रति अपनाई जा रही गलत नीतियों के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गहलोत सरकार ने हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी थी, जिसे सरकार ने अब बंद कर दिया। सरकार ने उसमें ऐसी शर्तें जोड़ दी जो खिलाड़ियों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि खिलाड़ी परीक्षा की तैयारी करेगा तो फिर वह अच्छा प्रदर्शन कैसे कर पाएगा? सरकार की ये नीति खेल और खिलाड़ियों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस नीति के खिलाफ खेल प्रकोष्ठ तमाम जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन करेगा। सरकार को इस मुद्दे पर झुकाकर ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि इसे एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। तमाम खिलाड़ियों और खेलों में रुचि रखने वाले लोगों को भी इस आंदोलन से जोड़ेंगे। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।